हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो कल जैसे कि हमने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। कल की क्लास में हमने पढ़ा सेल क्या होता है, रॉबर्ट हुक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और सेल के बारे में क्या बताया। साथ ही साथ कुछ और साइंटिस्ट की डिस्कवरी हमने पढ़ी और साथ ही हमने पढ़ा यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज की क्लास में बताने वाली हूँ कि हम नॉर्मल पीपल किन चीज़ों में सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे। अब बेसिकली इसके लिए हमने अनियन ली है, दैट इज़ जो नॉर्मल अनियन होती है आप उसे अपने घर में लो और उसकी जो इनर स्किन होती है बेसिकली हम उसे एपिडर्मिस कहते हैं। जो अनियन की स्किन होती है वो उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में। तो उसे हम पील करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप, राइट, विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप। फॉर्सेप एक टूल होता है जो कुछ ऐसी सी शेप का होता है, ठीक है, और उसके यहाँ पे एंड्स पे थोड़ा वैसे सा होता है, ऐसे होता है कुछ टूल वो। तो हम फॉर्सेप के थ्रू एपिडर्मिस को अनियन से अलग करेंगे और जैसे ही हम उसे अलग करेंगे, लाइक आपने देखा होगा अनियन में एक तो नॉर्मल अनियन होती है और उसके ऊपर ना एक प्लास्टिक जैसी शीट होती है जो ट्रांसपेरेंट सी होती है। देखिए आपने कभी, आप ट्राई करना, वो आराम से आप निकाल पाओगे। दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। तो उसे हम फोर्सेप से अलग करेंगे और हम उसको सीधा एक ट्रांसपेरेंट डिश में या प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें वाटर हो। अब बेसिकली जो सपोजिंगली एपिडर्मिस हमने निकाला है इसको हम वाटर के साथ एक डिश में रख लेंगे। ये वाटर है और इसमें हम इस एपिडर्मिस को रख लेंगे ताकि ये जो एपिडर्मिस है ये ड्राई ना हो जाए। ओके, अब बेसिकली ये जो एपिडर्मिस हमने वाटर में रखा, अब हम इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हम इसे जब ट्रांसफ़र करेंगे बहुत कामली, बहुत आराम से आपको ट्रांसफ़र करना है ताकि ये आप इंश्योर कर सको कि ये जो एपिडर्मिस है ये कहीं से भी फोल्ड ना हो और ये स्ट्रेट तरीके से आप इस प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लो। जब आप इसे इस प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लोगे एकदम फ्लैट तरीके से, तो आपको क्या करना है, सैफरन इन सॉल्यूशन होता है, राइट, एक सैफरन इन सॉल्यूशन होता है जिसको आपको इसके ऊपर डालना है एंड देन यू हैव टू कवर दिस विद अनदर ट्रांसपेरेंट प्लेट। हमने एक ट्रांसपेरेंट प्लेट ली, उसमें हमने जो एपिडर्मिस को वाटर में रखा था उसको ट्रांसफ़र करना है और ये इंश्योर करना है कि वो फोल्ड या कहीं से भी मुड़ी ना हो। और जब हमने ये ट्रांसफ़र कर दी तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा 1 और 2 ड्रॉप सैफरन इन सॉल्यूशन डालना है और उसके बाद एक दूसरी ट्रांसपेरेंट प्लेट से या एक दूसरी ट्रांसपेरेंट स्लैब से इस प्लेट को कवर करना है ताकि ये जो एपिडर्मिस और ये जो सैफरन इन सॉल्यूशन है ये कवर हो जाए। और जब आप कवर करोगे आपको एक और चीज़ इंश्योर करनी है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में, मतलब जिस प्लेट पे हमने ये एपिडर्मिस और सैफरन सॉल्यूशन डाला और उसके ऊपर जो स्लैब रखी उसके बीच में कोई भी एयर या फिर बबल्स ना हो, राइट, क्योंकि अगर एयर या बबल्स होंगे तो जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है। तो हमने क्या किया, पहले अनियन ली, उसमें से हमने एपिडर्मिस निकाला विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप। एपिडर्मिस जो ट्रांसपेरेंट कलर की स्किन होती है अनियन में से वो हमने निकाली, फिर उस स्किन को हमने वाटर में डाला और जब उसको फिर हमने एक ट्रांसपेरेंट प्लेट या डिश में ट्रांसफ़र किया इस तरीके से ताकि वो एकदम फ्लैट हो, कहीं से मुड़ी वगैरह ना हो। और उस एपिडर्मिस के ऊपर हम थोड़ा सा सैफरन इन सॉल्यूशन डालेंगे और उसके बाद हम उस प्लेट पे जिस पे हमने एपिडर्मिस और सैफरन इन सॉल्यूशन डाला है हम उसे कवर करेंगे ट्रांसपेरेंट स्लैब से। और हमें ये इंश्योर करना है कि एयर या बबल्स ना हो दोनों के बीच में, दैट इज़ प्लेट और एपिडर्मिस और ऊपर वाले स्लैब के बीच में। तो अब जब हमने ये प्रिपेयर कर लिया अब हम इसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। आप जब इसे अपनी साइंस लैब में माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो आपको बताओ कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। जब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो कुछ ऐसे सेल, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, राइट।
मतलब सपोज ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा जिसके बीच में ऐसे ऐसे होगा, राइट। तो जब आप ये जो आपने प्रिपेयर किया है, ये जो स्लैब एपिडर्मिस का सैफरन सॉल्यूशन का, इसको जब आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब बेसिकली जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं जो ऐसे टाइटली पैक्ड है, दीज आर कॉल्ड सेल्स। अब देखो ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं इन्हें हम सेल्स कहते हैं, और जब ये एक साथ हो गई तो क्या ये आपको रॉबर्ट हुक ने जो हनी कॉम्ब कहा था वैसी दिख रही है? हनी कॉम्ब की कैसे होते हैं, ऐसे ही तो होता है ना, वो भी लाइक ऐसे, इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना हनी कॉम्ब का भी। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एंड दे आर, जो अपने आसपास वो ऐसे होते हैं, दे रिजेंबल अ स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब। और ये हनी कॉम्ब वाला स्ट्रक्चर किसने बताया था हमें? रॉबर्ट हुक ने, राइट। रॉबर्ट हुक ने हमें बताया था कि एक जो अनियन जो है वो पहले लिविंग ही होता है ना, जब वो प्लांट से जुड़ा हुआ होता है, तो मतलब अनियन में भी सेल्स होंगे, राइट। तो जो उसके सेल्स है वो हमने एपिडर्मिस में ऑब्जर्व किए, तो वो कुछ इस प्रकार के दिखे। हर एक जो छोटी यूनिट है लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये जो सारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं इन्हें हम सेल्स कहते हैं। और ये जब एक साथ दिखती हैं तो हमें किसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करती हुई दिखती है? हनी कॉम्ब का। तो आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू सेल्स को इजीली ऑब्जर्व करते हो अपनी साइंस लैब में, और ये भी देख सकते हो कि ये कैसे हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन। अब बेसिकली किस चीज़ की क्लासिफिकेशन है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, राइट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पे उनको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, दैट इज़ नॉन सेल्यूलर एंड सेल्यूलर। मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो इस अर्थ पे हैं इवन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सेल, लाइक वायरस। लाइक जो वायरसेस होते हैं उनमें कोई सेल नहीं होता बट स्टिल दे आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पे उन्हें दो तरीके से डिवाइड किया गया है, दैट इज़ नॉन सेल्यूलर एंड सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर मतलब जिनमें सेल्स नहीं होते, एंड सेल्यूलर जिनमें सेल्स होते हैं। नॉन सेल्यूलर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वायरसेस, जिनमें नो सेल इज प्रेजेंट। मतलब वायरसेस एक इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स है जिनमें कोई भी सेल नहीं होता। नेक्स्ट है सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनमें सेल्स होते हैं या फिर जो सेल्स के बने होते हैं। अब बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं वो दो तरीके के सेल्स के हो सकते हैं, दैट इज प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब कि जो सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरीके के सेल्स के बने हो सकते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस होता है इनके स्ट्रक्चर का। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बेसिक या फिर प्रिमिटिव होते हैं, मतलब कि वो इतने डेवलप्ड नहीं होते या फिर दे आर बेसिक इन नेचर, ओके। एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर एडवांस्ड और डेवलप्ड। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो पी से याद रखो, प्रोकैरियोटिक पी मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराने जो पहले से सेल्स थे या जो बेसिक इन नेचर सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड यूकैरियोटिक ई से याद रखो इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड का मतलब एडवांस्ड या डेवलप्ड, मतलब कि डेवलप्ड सेल्स। तो नॉन सेल्यूलर और सेल्यूलर दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नॉन सेल्यूलर का बिगेस्ट एग्जाम्पल है वायरस जिसमें कोई सेल नहीं होता। एंड सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के हो सकते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? पी से प्रिमिटिव, मतलब कि वो सेल्स जो पहले से ही है या जो बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि जो सेल्स इतने डेवलप नहीं हुए हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व्ड सेल्स, यानी कि जो सेल्स डेवलप हो चुके हैं उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल से बने हैं उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स, और जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अब जो मेन दूसरी चीज़ है वो है कि बेसिकली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं बैक्टीरिया, राइट, जो बैक्टीरिया होता है, अमीबा होता है, ये जो सब हमने पढ़ा है, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोट्स। मतलब कि बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर और आर प्रिमिटिव, लेकिन जो सेल्स एडवांस्ड होते हैं, किन ऑर्गेनिजम्स में एडवांस सेल्स होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। जो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं या जो ह्यूमंस होते हैं उनमें कौन से सेल्स होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स, दैट इज सेल्स विच आर एडवांस्ड, डेवलप्ड और इवॉल्व्ड। एंड बैक्टीरियाज में कौन से सेल्स होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स, दैट इज द सेल्स विच आर बेसिक इन नेचर और आर प्रिमिटिव। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिस्ट ऑन अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो सेल के दो, एक तो हो सकते हैं जिनमें सेल्स होते ही नहीं, नॉन सेल्यूलर जैसे वायरस, दूसरे सेल्यूलर जिनमें सेल्स होते हैं। और सेल दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो बेसिक होते हैं सेल्स, और उनको क्या बोलते हैं? जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोटिक सेल्स मतलब जो सेल्स इवॉल्व हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं, और हमने ये पढ़ा कि सेल्यूलर में दो तरीके के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब अब हमें ये पता चल गया कि ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म में सेम तरीके के सेल्स होंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक प्रकार के सेल्स हो और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरे प्रकार के सेल्स हो, ऐसा पॉसिबल है। तो अब हमारे दिमाग में ये आता है कि बेसिकली ये जो सेल्स हैं ये डिफ़र किस किस बेसिस पे करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये जो सेल्स हैं एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफ़र करते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म के सेल दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट है शेप। अब बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल में एक तरीके का सेल सेम होगा। आप एक एग्जांपल लो, अनियन में जब हमने ऑब्जर्व किया तो इस टाइप के कुछ बन रहे थे, एपिडर्मिस के टाइप के ऐसे कुछ बन रहे थे ना, राइट, ऐसे कुछ बन रहे थे। और अगर आप नर्व सेल को ऑब्जर्व करो तो वो कैसा होता है, ऐसे उसकी यहाँ से ऐसे कुछ निकली होती है, फिर एक उसकी लॉन्ग डंडी सी होती है, और फिर यहाँ पे हमारा ये होता है ऐसे। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी में नर्व सेल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अनियन के एपिडर्मिस में हमने कुछ इस प्रकार के सेल ऑब्जर्व किए, और जो ऑस्ट्रिच एग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से जो सेल की शेप है वो डिफ़र करती है। अब देखो अनियन में एपिडर्मिस में ऐसी शेप के सेल दिखेंगे, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो नर्व सेल है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और जो ऑस्ट्रिच एग होता है वो भी एक सेल होता है जो बहुत लार्ज इन साइज होता है। तो मतलब कि जो सेल्स है वो शेप के बेसिस पे डिफ़र कर सकते हैं, देखो। एंड द सेकेंड इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मैंने बताया कि एक सेल कितना काम परफॉर्म कर रहा है, यही होता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो क्या मैंने इसको आपको बताया था कि यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है या नहीं होती? नहीं होती। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, राइट, ये मैंने बताया था। तो मतलब कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होंगे क्या वो इस टाइप के होंगे कि वो सारा काम कर सके, मतलब वो ऐसे ही बने होंगे ना
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के सेल कि वो रेस्पिरेशन भी कर सके, डाइजेशन भी कर सके, एक्सक्रीशन भी कर सके एंड वगैरह वगैरह। यूनिसेल्युलर के ऐसे ही सेल्स होंगे, लेकिन जो मल्टी सेल्युलर के सेल्स होते हैं क्या वो ऐसे होंगे एक तरीके से स्पेसिफिक कि इस टाइप के सेल्स जो हैं वो सिर्फ रेस्पिरेशन में ही हेल्प करेंगे या फिर वो सिर्फ डाइजेशन में ही हेल्प करेंगे। तो मतलब कि सेल्स जो है वो डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि उन्हें जैसा एक्टिविटी या जैसा फंक्शन परफॉर्म करना है उसके बेसिस पे भी सेल डिफर करते हैं। जैसे कि यूनिसेल्युलर में उन्हें बहुत सारा काम करना होता है, सारा काम करना होता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली अडेप्टेड सेल्स होंगे। लेकिन मल्टी सेल्युलर में उन्हें जो स्पेसिफिक काम करना होता है उसी के अकॉर्डिंग वो सेल्स होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज साइज। अब बेसिकली जो सेल्स के साइज होते हैं वो भी डिफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जो सेल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जो ऑस्ट्रिच एग होता है, ऑस्ट्रिच एग, राइट, इट इज़ अराउंड 18 सेंटीमीटर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम सारे सेल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखें, बल्कि हम कुछ सेल्स को नेकेड आई से भी देख सकते हैं। 18 सेंटीमीटर का जो ऑस्ट्रिच एग है, कि आप उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे, आप उसे नॉर्मली देख सकते हो ना, तो मतलब कि जो सेल है वो साइज में भी डिफर करते हैं। कुछ सेल्स इतने स्मॉल होते हैं कि आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसके लिए आपको हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे ऑस्ट्रिच एग, जिनको आप नेकेड आई से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अब ये साइज आया है तो मैं एक और पॉइंट बता दूं कि बेसिकली जो साइज है नॉर्मली सेल्स का वो मेजर किया जाता है माइक्रोमीटर। बेसिकली सेल्स का जो साइज है उसे हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, विच इज 1000 यूनिट ऑफ मिलीमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है? 1000 यूनिट ऑफ मिलीमीटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, राइट। तो हम सेल्स के साइज को नॉर्मली किस में मेजर करते हैं? माइक्रोमीटर में, विच इज 1000 यूनिट ऑफ अ मिलीमीटर। और 10 मिलीमीटर कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो मतलब कि जो सेल्स के साइज है वो इतने छोटे होते हैं कि दे आर अराउंड 1000 यूनिट ऑफ अ मिलीमीटर। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइक दिस, मतलब यू और उससे पहले एक डंडी एंड देन एम। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रोमीटर को, और जो सेल्स का नॉर्मली साइज होता है उसे हम मेजर करते हैं माइक्रोमीटर में, जो कि बहुत स्मॉल होते हैं साइज में। लेकिन कुछ सेल्स बहुत लार्ज भी होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच एग अराउंड 18 सेंटीमीटर इन साइज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वॉल्यूम, मतलब कि जो सेल्स की वॉल्यूम है वो भी डिफर करती है। कुछ सेल्स होते हैं जो बहुत लाइट होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स की वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं या दे आर डेंस इन नेचर। नाउ द लास्ट इज नंबर। अब सेल्स का नंबर भी डिफर करता है। ये समझने के लिए आप यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ले लो। यूनिसेल्युलर में कितने सेल्स होते हैं? 1। मल्टी सेल्युलर में इनडेफिनेट भी सेल्स हो सकते हैं, 2 सेल्स भी हो सकते हैं, 50 सेल्स भी हो सकते हैं, मोर देन 1 सेल वाले आते हैं मल्टी सेल्युलर में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा सेल है तो हर एक ऑर्गेनिज्म में वैसे ही सेल होंगे। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बहुत सारे तरीके के सेल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स, और हर एक ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है कि उसकी सराउंडिंग या जो उसकी हैबिटेट है उसके हिसाब से अलग अलग तरीके के सेल्स हों। तो इन फैक्टर्स पे हमारे सेल्स जो है वो डिफ़र करते हैं। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल के बारे में। डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।